Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज हम देखेंगे कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम फर्स्ट लॉ को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के जो कवानीन हैं हरकत के बारे में जो उसने बयान किए थे। स्टूडेंट्स, अब न्यूटन ने जो 3 लॉज हैं वो बुनियादी दिए थे कवानीन के, उसको बयान किया था, जिन्हें लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ये कवानीन इस बात की वजाहत करते हैं कि जो अजसाम होते हैं वो कैसे हरकत करते हैं और इन पर जो लगने वाली फोर्सेस होती हैं उन की जो बॉडीज़ की हरकत को किस तरह से मुतासिर करती हैं। और उसके बाद हम जो इस टॉपिक में आज इंशाल्लाह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले पढ़ेंगे, जिससे मोशन ऑफ जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर ही आ रहा है। तो चलिए हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Newton first law of motion. It is our common observation that a force is required to move or to stop a body. कि जो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा आम जो मुशाहदा है वो ये है कि जब हमें किसी जिस्म को हरकत देनी हो या अगर हमें किसी भी जिस्म को रोकना हो तो उसके लिए हमें एक फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, अब हम इस कानून को अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके अंदर भी हम इसको मुशाहिदा कर सकते हैं और ये हमें बताता है कि कोई जिस्म जब तक किसी बैरूनी फ़ोर्स के ज़ेरे असर ना आए तो वो तब तक अपनी मौजूदा हालत में ही रहता है। यानी अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगाई जाए जो फोर्स उसको रोकेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स लगाकर उसको मूवमेंट में ना लाया जाए। तो यही यहाँ पे बयान किया गया है कि रिक्वायर्ड टू मूव और टू स्टॉप आ बॉडी, कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना तो वो खुद ब खुद जो है हरकत शुरू कर सकती है और ना ही वो खुद ब खुद अपनी हरकत को रोक सकती है। तो रोकने के लिए भी हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी और किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए भी हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली किसके साथ है, फ़ोर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो फुटबॉल है, फुटबॉल को किक किया है किसी ने, तो अब फुटबॉल को रोकने के लिए किसी को फ़ोर्स लगानी पड़ेगी पाँव के साथ उसको रोकने के लिए, नहीं तो तब तक वो मोशन ही करता रहेगा। और उसके बाद अगर वो बॉल जो है वो रेस्ट की हालत में है, यानी मूव नहीं कर रहा, तो उसको मूव करवाने के लिए भी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। अपने आप या खुद से वो कोई भी मोशन नहीं शो करवाएगा। तो यहाँ पे यही इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी की मोशन में लाने के लिए या उसकी मोशन को रोकने के लिए हमें फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। A book placed on a table remains there unless a force is applied to move it। यानी यहाँ पे बुक की एग्जांपल दी गई है कि एक जो बुक है वो मेज़ पर पड़ी हुई है और वो उस मेज़ के ऊपर ही रहती है जब तक इस पर हम कोई फ़ोर्स नहीं लगा देते जो उसको मूव करवा दे। यानी ये जो मिसाल है ये लॉ ऑफ इनर्शिया को बहुत आसानी से वाज़ह करती है कि अगर तो वो जो बुक है वो रेस्ट में है तो रेस्ट की हालत को जो है बरकरार रखेगी जब तक उस बुक पर हम फ़ोर्स नहीं लगाएंगे अपने हाथ के ज़रिए से। तो इसका मतलब है कि अगर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी मौजूदा हालत में रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। अ बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। यानी अगर एक बॉल है उसको हम किसी भी जो फर्श है उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो मूव करती रहेगी सेम वेलोसिटी सेम स्पीड के साथ इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। यानी अगर हम एक दफ़ा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक दफ़ा हमने उसको फेंक दिया तो वो मूव करती जाएगी एक जो है स्लीपर फ्लोर के ऊपर जब तक जो है तब अगर हम उसके ऊपर फिर दोबारा से फोर्स ना भी लगाएं तो वो जो है वो मूव करती रहेगी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करती रहेगी। यानी अगर ज़मीन पर रगड़ ना हो तो कोई भी अपोजिंग फोर्स ना हो तो जो गेंद है वो अपनी जो मोशन है उसको जारी रखेगी। यानी
यानी मोशन हमेशा अपनी जो फ़ोर्स है वो उसके लगने की वजह से जो है वो रुकती है। जब तक फ़ोर्स नहीं लगेगी जब तब तक मोशन जो है वो जारी रहेगी। तो यही बात जो है ये हमें न्यूटन ने बताया अपनी फर्स्ट लॉ के अंदर। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन कहता है कि जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हकीकत में देखते हैं, तो ये देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, के जो गेंद होती है वो थोड़े से फासले पर जाके रुक जाती है। यानी जैसा ऊपर बयान किया गया है ना कि जो बॉल है वो उसको अगर हम फर्श के ऊपर फेंके तो वो मूव करती ही जाएगी। तो ऐसा प्रैक्टिकल देखने में नहीं आता, क्योंकि जो बॉल है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर के बाद रुक जाती है। वो जो है अपने रेस्ट पोजीशन में दोबारा आ जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन जो है हमें मुख्तलिफ लगती है कि हकीकत कुछ और है और यहाँ पे कुछ और बयान किया गया है। वजह ये है स्टूडेंट्स के ज़मीन की सतह पर हमेशा एक फ्रिक्शन की फ़ोर्स या अपोजिंग फ़ोर्स कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद होती है, जो कि जो बॉल है उसकी मोशन को अपोज करती है, जिसकी वजह से उसकी जो मोशन है उसको कम करते करते बिल्कुल जो है आखिरकार उसे रोक देती है। इसी वजह से जो है कुछ देर बाद जो है बॉल मूव करने के बाद रुक जाती है। इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन काजेज द बॉल टू स्टॉप, यानी हकीकत में क्या होता है कि एक फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो ज़मीन के ऊपर होती है, जो कि बॉल को रोक देती है, यानी उसकी मोशन को अपोज कर देती है। न्यूटन एक्सप्रेस्ड सच ऑब्जर्वेशन इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट। अब न्यूटन ने ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस या ऐसे मुजाहिदात थे उनको उसने अपने पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसके अंदर उसने इसको यहाँ पे इस तरह बयान किया। यानी न्यूटन ने इंसानी मुशाहिदे को साइंसी शक्ल में किस तरह बयान किया वो हम आगे देखते हैं। और इसको जो है उसने इस कॉन्सेप्ट को किस तरह इंट्रोड्यूस किया, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया है। और इसमें उसने बताया कि हर जिस्म अपनी जो रेस्ट की उसकी सिचुएशन है या उसकी मोशन की सिचुएशन है वो बरकरार रखेगा एक सीधी लाइन में जब तक उस पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल जो है वो अमल ना करे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर इसने क्या बताया है। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो एक बॉडी है वो कंटिन्यू जारी रखेगी अपनी रेस्ट की मोशन में रेस्ट की स्टेट को या अपनी मोशन की स्टेट को इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। वही बात स्टूडेंट जो हमने पीछे पढ़ी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अमल ना करे। तो ये थी स्टूडेंट इसकी न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो यहाँ पे उसने इसकी डेफिनेशन बताई, और यही इसका लॉ है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई जो जिस्म है हरकत कर रहा है तो वो हमेशा एक ही स्पीड के साथ सीधी लाइन में हरकत करता ही रहेगा। ये दोनों हालतें स्टूडेंट तब तक जो है वो ऐसे ही रहेंगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स अब कौन कौन सी आ सकती है, जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे टॉपिक में हमने पढ़ा था, या आप देख सकते हैं फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम के फर्स्ट लाइन के ऊपर के जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो हमने यहाँ पर 6 स्टडी की थी। कौन कौन सी? फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग, टेंशन एंड ह्यूमन फोर्स। तो कहता है कि तब तक जो है वो अपनी मोशन को जारी रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब आप देखिए कि जब बॉल मूव करती है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रही होती है, उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो भी लग रही होती है, और उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स यानी जिस फोर्स के साथ हमने उसको मूव करवाया, तो तीनों फोर्सेस उस पर लग रही होती हैं। इसी वजह से जो वो फोर्सेस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड को कम कर देती हैं, और वो इवेंचुअली आके जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को रोक देता है और स्टॉप हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर। When a fast moving bus stops suddenly, यानी जब एक स्पीड बड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई बस जब अचानक से रुकती है, सडनली स्टॉप होती है, अचानक से वो स्टॉप करती है, ब्रेक लगाती है, द पैसेंजर्स टेंड टू मूव बेंड फॉरवर्ड। तो जो पैसेंजर होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। स्टूडेंट्स इस ऑब्जर्वेशन की वजह से इनर्शिया की वजह से जब बस अचानक से रुकती है तो जो मुसाफिरों के जो जिस्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लोअर पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो बस के साथ ही रुक जाते हैं, लेकिन जो अपर पार्ट होते हैं जिस्म के वो जो है अपनी मोशन को जारी रखते हैं। इसी वजह से वो आगे की तरफ जो है इनर्शिया की आगे की वजह से रुक जाते हैं, और ये जो है ये मोशन ऑफ इनर्शिया की बेहतरीन मिसाल है। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन,
यानी इसकी वजह क्या है कि जो अपर पार्ट है बॉडी का वो आगे की जानिब झुक जाता है। इसकी वजह ये है कि वो जो अपर पार्ट है हमारे जिस्म का, वो अपनी जो उस मोशन को जारी रखना चाहता है। यानी जब जिस्म जो है अपनी मौजूदा हल्का हालत को बरकरार रखने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा कि वो आगे की जानिब मूव कर रहा था, इसीलिए जब बस रुक जाएगी तो वो जो अपर पार्ट है वो फिर भी हरकत में रहेगा। तो वो जो हरकत का जारी रखना होगा वो लॉ ऑफ इनर्शिया का हिस्सा बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली, यानी दूसरी तरफ जब अचानक से जो बस थी पहले रेस्ट की हालत में थी, जब अचानक से बस जो है वो मूव करना स्टार्ट होती है तेज़ी के साथ, तेज़ स्पीड के साथ, तो क्या होता है, द पैसेंजर आर पुश्ड बैक अगेन द सीट। तो फिर जो वो वाले पैसेंजर्स होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो अपनी सीट्स के साथ पीछे की तरफ दब जाते हैं। यानी जब बस अचानक से रुकती है तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ झुकते हैं, और जब बस अचानक से चलती है स्पीड के साथ तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की जानिब झुक जाते हैं। तो इस यहाँ पर स्टूडेंट इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ऊपर जो था वो इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई हुआ था, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ जो है रेस्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ कि चूंकि जो पहले पैसेंजर थे वो रेस्ट की हालत में थे, रेस्ट की हालत में थे, और जो ही जो बस है उसने अचानक से अपनी मोशन को स्टार्ट किया तो जो बॉडी का अपर पार्ट था वो पीछे की जानिब मूव किया। यानी वो जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी था वो रेस्ट में ही रहना चाहता था, इसीलिए वो पीछे की जानिब मूव किया, वो मूव नहीं करना चाह रहा था। तो जो जो बॉडी जो है बस की स्पीड जो है तेज़ होना शुरू हुई तो वैसे वैसे जो है बॉडी ने उसके साथ जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट कर दिया। तो चूँकि मुसाफिर शुरू शुरू में रेस्ट में थे और उन्होंने जो अपनी रेस्ट पोजीशन था उसको बरकरार रखना चाहा, लेकिन जब बस की जब मूवमेंट शुरू हुई तो ऐसा लगता है कि जो मुसाफिर होते हैं वो पीछे की जानिब धकेल रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी जो रेस्ट की हालत है उसी को ही अटेन रखना चाहते हैं। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज़ टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। इस वक्त जो है मुसाफिरों का जो ज़्यादातर जो रुझान है, टेंडेंसी है, जो उनका ज़्यादातर रुझान है वो अपनी जो रेस्ट की हालत है उसको बरकरार रखने की तरफ होता है। यानी जब बस जो है वो अपनी मोशन को स्टार्ट करती है तो पैसेंजर जो होते हैं वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को जो है यानी जो उनकी रेस्ट की हालत थी उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसी वजह से जब बस आगे की जानिब मूव करते हैं तो वो जो उनका बॉडी पार्ट होता है वो पीछे की जानिब मूव करता है, और यानी उस मोशन को अपोज करता है और पीछे की जानिब झुक जाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो कहता है कि इस कानून के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक जो एक जो बस है वो अगर मूव कर रही है रोड के ऊपर तो वो कंटिन्यूसली जो है वो अपनी मोशन को जारी रखेगी विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। यानी अगर विदाउट एनी फोर्स यानी उसके ऊपर जो इंजन है वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो बगैर किसी इंजन के भी वो अपनी जो हरकत है या अपनी मोशन है उसको जारी रख सकते हैं। यानी जो है यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो है अगर कोई अपोजिंग फोर्स ना हो, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई अपोजिंग फोर्स ना हो तो अगर कोई बॉडी जो है वो हरकत कर रही है तो वो अपनी हरकत को हमेशा जारी रखेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर रोड के ऊपर फ्रिक्शन ना हो तो जो बस है वो चलती जाती है विदाउट स्टॉपिंग, और फिर जो है उसको इंजन की भी ज़रूरत नहीं होती और वो ख़ुद ब खुद चलती रहेगी। जो इंजन जो यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि रोड के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद होती है और इस फ्रिक्शन के असर को कम करने के लिए हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है इंजन की, ताकि जो गाड़ी है वो आगे की तरफ मूव कर सके। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इफ़ द इंजन स्टॉप्स वर्किंग, लेकिन हकीकत में स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर इंजन जो है वो काम करना बंद कर दे, इंजन रुक जाए, इंजन जो है वो हमारी गाड़ी के अंदर काम ना करे, बंद हो जाए, तो द बस कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो क्या होता है कि जो बस है थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। यानी इसने तो कह दिया ना कि इंजन के बगैर जो है गाड़ी मूव कर सकती है। तो लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पर हम ये देखते हैं कि अगर इंजन काम करना बंद कर दे तो जो है बस जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। तो
असल दुनिया में हमें हमेशा जो है वो स्टूडेंट अपोजिंग फ़ोर्स या जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स मौजूद होती है और टायर्स और रोड के दरमियान में जो है अपोजिंग फ़ोर्स मौजूद होती है। तो इसके केस में जो है एयर रेजिस्टेंस और हवा की जो फ्रिक्शन है वो भी मौजूद होती है। तो इसलिए जो है इंजन अगर बंद हो जाए तो उसके बाद जो है वो गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस के दरमियान से मूव करने के लिए हमें जो है एक ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो कि उस गाड़ी को रेजिस्टेंस के बावजूद जो है वो गाड़ी को मूव करवाए। तो इसलिए जो इंजन है वो हमें चाहिए होता है, इंजन ज़रूरी होता है। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड। ये क्यों होता है कि बस के जो टायर होते हैं और जो सड़क के दरमियान जो रगड़ होती है या जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है उसकी वजह से होती है। यानी जो एक फ्रिक्शन जो है वो एक रेजिस्टिव फ़ोर्स होती है जो कि हमेशा क्या करती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो हमेशा मोशन को अपोज़ करती है, मोशन को रोकने की कोशिश करती है हर तरह से, जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है। तो अगर फ्रिक्शन ना होती तो जो गाड़ी थी वो कभी भी ना रुकती और ना ही हमें इंजन जो है वो यूज़ करना पड़ता। इसीलिए जो है रेस्ट और मोशन के दरमियान जो बैलेंस है उसको कायम रखने के लिए फ्रिक्शन जो है वो हमें हेल्प करती है। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ और स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ज़मीन पर स्टूडेंट्स हरकत करने वाले जितने भी अजसाम होते हैं वो यानी मूव करने वाले, अगर तो फ्रिक्शन ना होती तो सारे अजसाम जो है वो मूव करते रहते हैं, यानी उनको रोकने की कोई कुव्वत मौजूद होती ही ना। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी की मोशन को रोक देती है। अगर कोई भी बॉडी हम फेंकते हैं, जैसे बॉल है, हम उसको फेंकते हैं, मूव करती करती रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद ना होती तो वो चलती रहती, ठीक है, वो रुकती ही ना। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को रोक देती है। तो ज़मीन पर कोई भी जिस्म जो है वो इसलिए हमेशा हरकत जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ज़मीन पर जो है ज़मीन की सरफेस पर हमेशा जो फ्रिक्शन है वो मौजूद होती है। यही वजह है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वो फुली ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो है आउटर स्पेस में जाना चाहिए, और जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो मौजूद नहीं होती, फुली ऑब्जर्व करने के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया को। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई जिस्म जो है वो अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जैसा कि यहाँ पे केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमें इसको फुली ऑब्जर्व करना है तो हमें जो है आउट ऑफ स्पेस जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस के अंदर स्टूडेंट खलाल में जो है वो जो ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स मौजूद नहीं होती। इसी वजह से जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, इसके बाद जितने भी हमने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं स्पेस के अंदर, वो हमेशा मूवमेंट में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की फ़ोर्स नहीं होती। और इसलिए जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं या जितने भी ये सैटेलाइट्स वगैरह हमने छोड़े होते हैं, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। कभी भी उनकी मूवमेंट ना कम होती है, ना उनकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म होती है, ना वो स्लो डाउन होते हैं, ना वो स्टॉप होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं एक ही स्पीड में। जैसा जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और जो मून है सॉरी जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, और जो मून है वो हमारी जो अर्थ है उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन की स्टूडेंट फोर्स मौजूद होती तो ये जो इन बॉडी की जो मोशन है वो रुक जाती, ये बॉडीज़ जो है ये ज़्यादा देर तक मूव ना कर सकती। लेकिन चूँकि वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जो बॉडीज़ हैं ये हमेशा मूवमेंट में ही रहती हैं। If you are in outer space and through an object away where no force is acted upon it, कि अगर आप आउटर स्पेस में मौजूद हो और कोई भी चीज़ आप वहाँ से फेंके जहाँ कोई भी जो फोर्स है उसके ऊपर अमल ना कर रही हो, तो फिर क्या होगा? द ऑब्जेक्ट कुड कंटिन्यू टू मूव फॉरएवर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो जो चीज़ है जो आपने फेंकी है हमेशा मूव करती रहेगी, और एक ही स्पीड के साथ जो है वो स्टूडेंट मूव करती रहेगी। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो अप्लाई हो रहा है, और ये प्योर एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया की, कि जो आउटर स्पेस है उसके अंदर ना तो एयर फ्रिक्शन मौजूद होती है, ना ही कोई और किसी भी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद होती है। इसीलिए वहाँ पर जो भी हम ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन देते हैं, वो हमेशा अपनी मोशन को जारी ही रखता है, कभी भी स्टॉप या कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ही मौजूद नहीं है जो कि मोशन को अपोज कर सके। The first law of motion also provides us definition of force, which is stated as follows. तो ये जो न्यूटन का पहला कानून है वो हमें मूवमेंट की या मोशन की जो डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमें जो है जो फोर्स लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये हमें फोर्स की डेफिनेशन भी दे रहा होता है। तो उसको हम डेफिनेशन को देखते हैं। फोर्स इज़ एन एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स जो होती है, फोर्स एक ऐसा असर होता है स्टूडेंट, एक इज एन एजेंसी ऐसा असर होता है विच चेंजेस जो कि चेंज कर देता है, और टेंड टू चेंज जो कि चेंज करता है या चेंज करने की सलाहियत रखता है, जो बदल सकता है किसी भी जिस्म की रेस्ट की हालत को
या उसकी जो मूवमेंट की हालत है उसको चेंज कर सकता है। यानी फ़ोर्स जो होता है वो किसी भी जिस्म की जो हालत है उसको जो चेंज कर सकता है। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ़ोर्स कोशिश करेगी इसको मोशन में लाने की, और अगर बॉडी मोशन में है तो फ़ोर्स जो है वो उसकी स्पीड को बदल देगी, या ज़्यादा कर देगी या कम कर देगी, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। तो ये था स्टूडेंट हमारा यहाँ पे फ़ोर्स की डेफिनेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्स कॉज एक्सेलरेशन। तो आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि जो फोर्स होते हैं वो किसी भी जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर आपने सेकंड चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी की स्पीड के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की जो स्पीड इजाफा उसमें हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो उसको हम डीसेलरेशन कहेंगे। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि कॉजेज एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी के स्पीड में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। तो फोर्स असल में क्या कर रही होती है, फोर्स असल में जो है वो एक्सेलरेशन ही पैदा कर रही होती है किसी भी बॉडी में। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, जो कि टोटली लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में था। इनर्शिया वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉपर्ली और डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।